अरे बघेलुआ, कहाँ हो? जरा झोपड़ी से बाहर तो निकलो। देखो, तुम्हारे दरवाजे पर बाबू सूबेदार खड़े हैं। तुम्हारी मेहरी इस पंचायत की मुखिया क्या बन गई है? तुम लोगों के मिलने और बात करने का सलीका ही बदल गया है। लहलादपुर ग्राम पंचायत के मुखिया रह चुके बाबू सूबेदार के साथ खड़े उनके मुंशी सुरेंद्र लाल ने दलित मुखिया रमरतिया देवी के पति बघेलुआ को हड़काया। मुंशी सुरेंद्रलाल की आवाज़ सुनकर बघेलुआ अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। सामने बाबू सूबेदार को खड़ा देखकर वह अचानक हकबका गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनका किस तरह से स्वागत करे, लेकिन दूसरे ही पल उसका मन नफरत से भर उठा। जब पेट में लगी भूख की आग को शांत करने के लिए बघेलुआ बाबू सूबेदार के यहाँ काम मांगने जाता था, तो घंटों खड़े रहने के बाद उनसे मुलाकात होती थी। काम मिल जाता था तो कई दिनों तक बेगारी करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर उसे मजदूरी मिलती थी। कभी कभी माली तंगी की वजह से वह बाबू सूबेदार से कर्ज भी लेता था। कर्ज के लिए बाबू साहब से कहीं ज़्यादा उसे मुंशी सुरेंद्र लाल की तेल मालिश करनी पड़ती थी। 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से सूद व सलामी काट कर मुंशी महज 80 रुपये उसके हाथ में देता था। अपनी ओर बघेलुआ को टुकुर टुकुर ताकते देखकर बाबू सूबेदार ने उसे टोका। इतनी जल्दी अपने बाबू साहब को भुला दिया? अब तो पहचानने में भी देर कर रहा है। मालिक, हम आपको कैसे भुला सकते हैं? आप ही तो हमारे पुरखों के अन्नदाता हैं। इस दलित के दरवाजे पर आने की तकलीफ़ क्यों की? बघेलुआ की ज़रूरत थी तो किसी से खबर भिजवा दी होती, हम आपकी हवेली पर पहुंच जाते। हमारे लिए तो आप ही मुखिया हैं, लेकिन पता नहीं ससुरी इस सरकार को क्या सूझा कि इस पंचायत को हरिजन महिला कोटे में डाल दिया। और गजब तो तब हुआ जब यहाँ की जनता की चाहत ने रमरतिया को मुखिया बना दिया। बघेलुआ के मन में जो आया वह एक ही सांस में बक गया। जमाना बदल गया है बघेलुआ, बाबू सूबेदार ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। जमाना बदल गया तो क्या हुआ मालिक, हम तो नहीं बदले हैं। हम तो आज भी आपके हरवाहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर आ जाने से हमारे जैसे लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। खैर, जाने दीजिए। यह बताइए कि इतने दिनों बाद बघेलुआ की याद कैसे आ गई? इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे थोड़ा मिलता चलूं। बाबू सूबेदार ने मन को मारते हुए कहा। क्यों नहीं मालिक, यह तो आप ही का घर है। हम तो आज भी खुद को आपकी प्रजा समझते हैं। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। दोनों हाथ जोड़कर बघेलुआ ने बाबू सूबेदार से कहा और दूसरे ही पल अपनी पत्नी रमरतिया को आवाज़ लगाई। कहाँ हो रमरतिया? जल्दी झोपड़ी से बाहर निकलो। आज हमारे दरवाजे पर बाबू सूबेदार साहब आए हैं। आ रही हूँ। झोपड़ी से निकलती रमरतिया की नज़र जैसे ही सामने खड़े मुंशी सुरेंद्र लाल पर बाबू सूबेदार पर पड़ी, उसने अपना पल्ला माथे से थोड़ा सा नीचे सरका लिया और बोल पड़ी। पाँव लागूं महाराज, आइए कुर्सी पर बैठ जाइए। झोपड़ी के सामने रखी कुर्सी झाड़ पोंछ कर रमरतिया भीतर चली गई। जब रमरतिया को मुखिया का पद मिला था, तभी वह बाबू साहब से मुखिया का चार्ज लेने के लिए गई थी। ठीक 2 साल के बाद उसकी यह उनसे दूसरी मुलाकात थी। वैसे तो रमरतिया और पूरे दलित समाज का बाबू साहब की हवेली से पुराना संबंध था। कहीं काम मिले ना मिले, वहाँ तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता था। लेकिन रमरतिया के मुखिया बनने के बाद अब कहीं दूसरे के यहाँ काम करने की नौबत ही नहीं आई। पंचायत की योजनाओं से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। कोई ना कोई समस्या लेकर उसको घेरे रहता था। लाल कार्ड, पीला कार्ड, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक कामों के अलावा मनरेगा के काम भी रमरतिया को ही देखने पड़ते थे। वहीं जब बाबू सूबेदार मुखिया थे, तब दलितों पिछड़ों को उनसे मिल लेने की हिम्मत नहीं होती थी। वे उनके दरवाजे पर घंटों खड़े रहते थे। जब कोई बिचौलिया आता तो उनका काम करवाता, नहीं तो वे कई कई दिनों तक सिर्फ चक्कर लगाया करते थे। लेकिन रमरतिया के मुखिया बनते ही पंचायत को सभी का मान सम्मान बराबर हो गया था। सबका काम बिना मुश्किल के होता था। रमरतिया जिला परिषद की बैठक में भी जाती तो वहाँ सीधे कलेक्टर साहब, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ से अपनी पंचायत की समस्याओं पर बात करती। इंदिरा आवास, आंगनवाड़ी, पोषाहार, स्कूलों के मिड डे मील वगैरह के मामलों में वह अफसरों का ध्यान खींचती थी। जबकि बाबू साहब के समय में पता ही नहीं चलता था कि गांव वालों के लिए कौन कौन सी योजनाएं आई हैं।
मुखिया, पंचायत सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिलीभगत से सभी योजनाओं कागजों में सिमट कर रह जाती थीं। योजनाओं की रकम अफसर डकार जाते थे। पूरे जिले के सभी महकमों में काफ़ी भ्रष्टाचार था। दबंगों के डर से लोग डरे सहमे रहते थे। अगर कोई शिकायत करता भी था तो दबंगों की सह पर बिचौलिए उसकी जमकर पिटाई कर देते थे। ऐसी बात नहीं थी कि रमरतिया के मुखिया बन जाने के बाद से भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। फर्क यही था कि योजनाएं अब अमल में लाई जा रही थीं। घूस लेने के बाद बाबू व अफसर लोगों का काम करते थे। यही वजह थी कि हर गांव में नया प्राइमरी स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह खुल गए थे। औरतों और किसानों की माली तौर पर मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह भी बनाए गए थे। मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म वगैरह खुल गए थे। इन सब कामों को करने का सेहरा मुखिया रमरतिया के सिर पर बंधता था। जब रमरतिया को सूचना मिलती थी कि फला गांव के किसी किसान की हालत अच्छी नहीं है, वह माली तंगी और बीमारी से जूझ रहा है, तो वह तुरंत सारे काम छोड़कर वहां पहुंचकर उसकी समस्या दूर करती थी। बाबू सूबेदार और मुंशी सुरेंद्र लाल को कुर्सी पर बैठे हुए कुछ ही समय बीता होगा कि रमरतिया से मिलने के लिए गांव वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। झोपड़ी के आगे एक मेज कुर्सी लगी हुई थी, जहां रमरतिया की 14 साल की बेटी भगजोगिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह गांव वालों की अर्जी को लेकर सजती हुई मेज के ऊपर रखती जाती। वह मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद खाली समय में अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती थी। भगजोगिनी से एक छोटा भाई था जो 9वीं जमात में पढ़ता था। इसी बीच रमरतिया एक थाली में बिस्कुट और चाय से भरे 2 गिलास लेकर बाबू साहब के सामने आई। साथ ही उसने थाली को बाबू साहब के सामने रखी मेज पर रख दिया। थाली देखते ही वे दोनों एक साथ यह कहकर उठ खड़े हुए कि बिना नहाए वे एक दाना भी मुंह में डालना हराम समझते हैं। उनके पीछे पीछे भगेलुआ भी कुछ दूर तक छोड़ने के लिए गया। रमरतिया की बढ़ती लोकप्रियता से बाबू सूबेदार की छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी झोपड़ी के सामने उमड़ी गांव वालों की भीड़ ने उसका चैन छीन लिया था। गांव में बोरिंग करने पर सरकार ने रोक लगा दी थी ताकि धरती के नीचे पानी का लेवल और नीचे ना जा सके। तब रमरतिया ने गांव के पास से गुजरने वाली गंडक नहर को सरकारी मोटर पंप का इंतजाम करवाया। पंप से लेकर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनवाईं। साथ ही ऊंचे उठे हुए खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए हजारों मीटर लंबे प्लास्टिक, कपड़े वगैरह के पाइप का जुगाड़ करवाया। इतना ही नहीं, गंडक नहर से खेतों की नालियों को जोड़ा गया। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के लहलादपुर ग्राम पंचायत की फसलें लहलहा उठीं। प्रखंड स्तरीय बैठक में बीडीओ और मुखिया प्रमुख ने रमरतिया की इस कोशिश को जोरदार ढंग से तारीफ की। दूसरी पंचायतों में भी यह सुविधा बहाल की गई ताकि किसान खुशहाल हो सकें। रमरतिया इतनी लोकप्रिय हो गई कि गांव में होने वाले शादी ब्याह में उसे लोग बुलाना नहीं भूलते थे। बाबू सूबेदार जिस समारोह में पहुंचते, वहां पहले से बैठी हुई रमरतिया मिल जाती। उसकी मौजूदगी से उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके सामने दुम हिलाने वाले लोग आज खुद सिरमौर बन गए हैं। राज्य सरकार ने मुखिया के जरिए सभी पंचायतों में टीचरों की बहाली का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद से गांव के बेरोजगारों में नौकरी के लिए होड़ मच गई थी। सभी के परिवार वाले पंचायत के मुखिया से अपने अपने बेटे बेटी की नौकरी लगाने की सिफारिश में जुट गए थे। बाबू सूबेदार भी इसी सिलसिले में भगेलुआ के यहाँ पहुँचे थे, लेकिन भीड़ को देखकर वे कुछ बोल नहीं सके थे। अब पीछे पीछे चल रहे भगेलुआ से उन्होंने कहा, सुना है कि मेरी हवेली के पीछे वाले स्कूल में टीचर की बहाली है। मैं अपने बेटे प्रीतम को वहाँ रखवाना चाहता हूँ। भगेलुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोल नहीं सका क्योंकि उस स्कूल के लिए 25 बेरोजगारों की अर्जी पहले ही पड़ चुकी थी। ऊपर से बाबू साहब अपने लड़के को अलग से थोप रहे थे। बघेलुआ को गुमसुम देखकर बाबू साहब ने उसे टोका, रंग क्यों उड़ गया बघेलुआ, कुछ तो बोलो। नहीं मालिक, रंग क्यों उड़ेगा, इसके बारे में रमरतिया से पूछना होगा। अरे रमरतिया तेरी पत्नी है, तेरी बात नहीं मानेगी तो फिर किसकी बात मानेगी। 1 लाख रुपए ले लो और चुपचाप प्रीतम की बहाली करा दो, किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। सूबेदार ने रुपए की गर्मी का एहसास बघेलुआ को कराना चाहा। नहीं नहीं, आपसे हम रुपया पैसा नहीं लेंगे। तो ठीक है, तुम ही बताओ कि क्या लोगे। आजकल ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाएंगे, पर सरकारी नौकरी नहीं। मालिक, अगर कुछ देना ही है तो तारगाछ वाली ज़मीन दे दीजिए। वह हमारे पुरखों की ज़मीन है, आपकी मेहरबानी होगी तो उस ज़मीन पर हम अपने घर बनाएंगे। बघेलुआ ने हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात रख दी। क्या बात करते हो बघेलुआ, वह बैनामा ज़मीन है,
वह भी बिल्कुल मेन रोड के किनारे। उसकी कीमत आज के भाव से 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? उस ज़मीन को मैंने तेरे बाप से 3,000 रुपये में ख़रीदा था। तुम इस तरह की सौदेबाजी पर उतर आओगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो रमरतिया की ईमानदारी का किस्सा सुनकर आ गया था, लेकिन यहाँ आने पर हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। भोली वाली जनता का हक मारकर तुम लोग जल्दी अमीर बनने की जुगत में हो। इसकी शिकायत मैं डीसी साहब से करूँगा। तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगा। बाबू सूबेदार गुस्से में फट पड़े। नाराज हो गए मालिक? सच तो आखिर सच ही होता है। तो आपने ही तो कहा था कि ज़माना बदल गया है। इसका मतलब हुआ कि पहले से शोषित पीड़ित जनता अब जागरूक हो गई है। उसे अपने हक की जानकारी हो गई है। आज की जनता किसी तरह का ठोस कदम उठाने से पहले सोचती है कि मेरे बाप ने अपना परिवार पालने के लिए खानदानी ज़मीन को बेच दिया था। आपने बैनामा सिर्फ मेरे बाप से कराया है, जबकि वे 4 भाई हैं। 3 छोटे भाइयों से बैनामा कराना अभी बाकी है। उस खेत पर उनका भी हक है। आप किसी वकील से पूछ सकते हैं कि दादा के मरने के बाद उनके 4 बेटों का हिस्सा उस ज़मीन में होगा या नहीं। चुप रहो बघेलुआ, बहुत हो गया। बाबू सूबेदार के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई तो वे गुस्से में बोल पड़े, मेरी ज़मीन पर तेरे चाचा लोग दावा ठोकेंगे। एक एक को देख लूँगा, चाहे दीवानी लड़ो या फौजदारी। जीत सिर्फ मेरी होगी, मेरी। तुम्हारा यह छल और बल बाबू सूबेदार के आगे चलने वाला नहीं है। छल और बल हमारे पास कहाँ से आ गया मालिक? यह हथियार तो आपकी हवेली का है। दलितों पीड़ितों को तो इंसाफ पर भरोसा है। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। नाइंसाफ़ी और जोर जुल्म पर छप्पर चढ़कर बोलने लगता है तो हम गरीबों का एकमात्र लाठी इंकलाब बचता है। इस भ्रम में नहीं रहना कि जीत केवल हवेली की होगी। जो झुककर चलना जानते हैं वे सिर उठाकर दूसरों का सिर कलम करना भी जानते हैं। यह हमने आप जैसों से ही सीखा है। चलिए मुंशी जी चलिए, बघेलुआ पगला गया है। हाथी के पैर के नीचे कुचले हुए सांप की तरह रेंगते हुए बाबू सूबेदार वहाँ से भागे। बघेलुआ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। जिंदगी के जंगे मैदान में हमेशा मुँह की खाने वाला बघेलुआ आज जीत जो गया था।